18वीं सदी की शुरुआत मुगल सल्तनत ढलान पर थी और दक्कन से उठ रही थी एक ऐसी आंधी जिसने पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदल दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर आए छत्रपति संभाजी, जिन्हें मुगल झुका न सके तो शहीद कर दिया। संघर्ष, कैद और युद्धों से होते हुए मराठा साम्राज्य की बागडोर शाहू महाराज के हाथों पहुंची और यहीं से जन्म हुआ पेशवाओं के युग का पेशवा बाजीराव बल्लाल। 20 साल की उम्र में कमान संभाली तो दिल्ली का तख्त हिल गया। मोहम्मद शाह रंगीला भागने को मजबूर कर दिया गया। 40 युद्ध एक भी हार नहीं। मुगल निजाम, नवाब सब उसके घोड़े की टाकों के नीचे आ गए। ये कहानी है उस वीर की जिसने इतिहास को जीत की रफ्तार सिखाई। नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानी के 12वें एपिसोड में आज बात करेंगे पेशवा बाजीराव बल्लाल की। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही आज भी हर मराठी, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है, जिन्होंने औरंगजेब का जीना हराम कर दिया था। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली तो मुगलों ने सोचा कि मराठों की रीढ़ तोड़ देंगे। छावा ने तो पूरी मुगलिया सल्तनत को चने चबा दिए, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से संभाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए। औरंगजेब ने उनकी बुज़दिलाना तरीके से हत्या करा दी। मुगलों को लगा अब तो मराठा खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन मराठों ने अंदर ही अंदर आग धधकाई रखी और जब फूटी तो दिल्ली की दहलीज हिल गई। पेशवा बाजीराव बल्लाल घुड़सवार सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर चुके थे। जैसे ही इसकी खबर बादशाह तक पहुंची, बादशाह के तो खून ही सूख गए। आज की दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के पास बाजीराव ने अपना डेरा डाला तो मुगल बादशाह यमुना में नाव लेकर भागने की तैयारी करने लगा। अब आप कहेंगे, भाई मराठा साम्राज्य की कमान तो छत्रपति के हाथ में थी, तो ये पेशवा कहां से आ गए? उस समय छत्रपति थे भी या नहीं? और अगर ये थे, फिर पेशवाओं ने युद्ध की कमान अपने हाथ में क्यों ली? तो आपका सवाल जायज है। इन्हीं जायज सवालों के आज जवाब ढूंढेंगे। इस सत्ता परिवर्तन के केंद्र में थे पेशवा बाजीराव बल्लाल। इतिहास में ऐसे योद्धा कम ही हुए जिन्होंने 40 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी हो। मुगल हो या निजाम या नवाब, किसी की ताकत बाजीराव के आगे टिक नहीं पाई। ये बाजीराव का ही समय था जब मराठा साम्राज्य की तलवारें हिंदुस्तान के नक्शे पर हर तरफ चमकने लगीं। उत्तर में दिल्ली और दोआब, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बुंदेलखंड तक मराठों का परचम लहराने लगा। और यही वजह है कि पेशवा बाजीराव का नाम आज सबकी जुबान पर है, लेकिन उसी दौर के छत्रपति, उनके बारे में कम ही सुनाई देता है। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने उनकी पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज को कैद कर लिया। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ दुश्मन की कैद में 1689 से 1707 तक, यानी पूरे 18 साल इस दौरान गद्दी संभाली संभाजी महाराज के भाई राजा राम महाराज ने। और राजा राम के बाद सिंहासन आया उनके छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के पास। लेकिन शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे, इसलिए मराठा साम्राज्य को चलाने की कमान उठाई राजा राम की वीर पत्नी महारानी ताराबाई ने। ताराबाई ने ही पेशवाओं और सेनापतियों के साथ मिलकर मुगलों को ललकारा। संताजी घोरपड़े जैसे योद्धाओं ने मुगल छावनियों को धूल चटाकर औरंगजेब को थर्रा दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद शाहू महाराज को रिहा कर दिया गया तो वो छत्रपति की गद्दी की मांग करने लगे। लेकिन इतने सालों से सत्ता ताराबाई संभाल रही थीं, इसलिए मराठा साम्राज्य में एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो गया। 1708 में शाहू जी महाराज मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति बने। शाहू के छत्रपति बनते ही मराठा साम्राज्य में एक नया संघर्ष शुरू हुआ, सिविल वॉर। एक ओर ताराबाई की सत्ता, दूसरी ओर शाहू का अधिकार। मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बंटने लगा। शाहू महाराज को तब एक ऐसे सेनापति की जरूरत महसूस हुई जो राजनीतिक बिखराव को भी संभाले और रणभूमि में मुगलों को भी
धूल चटाई। यहीं से पेशवाओं की असली ताकत बढ़नी शुरू हुई। शाहू महाराज छत्रपति तो थे, लेकिन जैसे आज भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है पर असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, वैसे ही मराठा साम्राज्य में हुआ। छत्रपति का पद सबसे ऊंचा रहा, लेकिन सत्ता, रणनीति, युद्ध की कमान पेशवाओं के हाथ में गई और इस बदलाव के केंद्र में थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने शाहू जी के साथ मिलकर मुगलों और आंतरिक दुश्मनों को एक एक करके साइड लगाया, मराठा साम्राज्य को फिर से एकजुट किया और इन्हीं के घर जन्म हुआ बाजीराव बल्लाल भट्ट का, जो मराठों का सबसे चमकता सितारा बन गया। साल 1720, उम्र मात्र 20 साल। इतनी सी उम्र में बाजीराव को पेशवा की गद्दी सौंप दी गई। ये वो दौर था जब पुराने साम्राज्य टूट रहे थे, नई शक्तियां उभर रही थीं, मुगल सल्तनत डगमगा रही थी, बादशाह फारूक सियार की हत्या हो चुकी थी और दिल्ली के तख्त पर बैठाया गया था एक कमजोर और अयाज शख्स मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे ना देश की चिंता थी ना सल्तनत की। मुगलों के कमजोर होते ही रुहेलखंड के रोहिल्ला, हैदराबाद का निजाम, अवध की नवाबी और न जाने कितनी रियासतें ताकत का संतुलन बदलना चाहती थीं। भारत का नक्शा बदल रहा था, दिल्ली लड़खड़ा रही थी और दक्कन उबल रहा था। तभी पेशवा बाजीराव ने अपने दम पर मराठा साम्राज्य की सीमाओं को कर्नाटक से दोआब तक, गुजरात से बुंदेलखंड तक हिंदुस्तान के नक्शे पर दोबारा उकेर दिया और अब उनकी आंखों में दो जगहें चमक रही थीं, दक्कन और दिल्ली। दिल्ली जहां मुगल सल्तनत का ताज था और दक्कन जहां बाजीराव की ताकत का सूरज उग चुका था। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। करीब 5000 घुड़सवारों के साथ उन्होंने बुंदेलखंड पार किया और यमुना किनारे डेरा डाल दिया। मराठा जनरल होलकर यमुना पार करते हैं, कई कस्बे जीतते हैं और मुगलों को खुला संदेश देते हैं। ये सुनकर मोहम्मद शाह रंगीला के शरीर से नशा और नीयत दोनों उड़ जाते हैं। घबराए मुगलों ने अपनी सेना भेजी। साथ भेजा अवध का गवर्नर सादत खान और होलकर के बीच युद्ध हुआ। इस बार होलकर हार गए और वापस बाजीराव से मिले। दोनों तरफ फिर से जंग की तैयारियां शुरू हुई। सादत खान ने मथुरा के गवर्नर खान बंगस को साथ लिया और दिल्ली में संदेश भिजवाया कि मराठों को भगा दिया है, अब चंबल तक खदेड़ देंगे। चापलूसों से घिरा मोहम्मद शाह यह सुनकर खुश हो गया। उसे पता नहीं था कि उसकी खुशियों पर पेशवा बाजीराव नाम की बिजली गिरने वाली है। मथुरा में जश्न चल रहा था, ढोल बज रहे थे और तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हुजूर मराठे दिल्ली पहुंच गए। सादत खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली पर कैसे? मथुरा को पार किए बिना दिल्ली पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन बाजीराव तो आए ही थे नामुमकिन को मुमकिन करने। उनकी युद्ध बुद्धि, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने सादत खान को भ्रम में छोड़ा और खुद चुना मेवात का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसे कोई सेनापति सपने में भी नहीं चुनता। तंग घने जंगलों से भरा, इतना मुश्किल कि घुड़सवार सेना कभी सोच भी ना सके कि उधर से जाएं। लेकिन बाजीराव वे सामान्य सेनानी नहीं थे। उन्हें घुड़सवार सेना का देवता कहा जाता था। उनकी सेना में हमेशा हल्के तेज घोड़े होते थे, दौड़ने को तैयार, उड़ने को तैयार, और इसी वजह से उनकी 5000 घुड़सवारों की चुनी हुई टुकड़ी मेवात के कठिन रास्तों को चीरती हुई 2 दिनों में 60 किलोमीटर का सफर तय किया। मुगलों को लगा कि मराठे तो अभी चंबल में ही अटके होंगे, लेकिन मराठा सेना तो दिल्ली के द्वार पर खड़ी थी। अब दिल्ली सिर्फ खतरे में नहीं थी, दिल्ली अब घिरी भी थी। मुगलों को समझ में आ गया कि मराठों से भिड़ने का मतलब ताज और जान दोनों को खतरे में डालना। इसी उधेड़-बुन के बीच बाजीराव ने अल्टीमेटम भेज दिया, दोपहर तक संधि करो, नहीं तो दिल्ली हमारी होगी। कुछ दरबारी कहने लगे, बादशाह यमुना से नाव में बैठकर भाग जाइए। ये वही मुगल सत्ता थी जो कभी अकबर
और औरंगजेब के दम पर पूरी दुनिया को चुनौती देती थी, लेकिन आज एक मराठा सेनापति से डर कर भागने की सोच रही थी। खैर, अमीर खान दिल्ली का कमांडर आगे आया। उसके पास 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक थे। उसने कहा लड़ेंगे और जंग की तैयारियां होने लगी। लेकिन अमीर खान का अच्छा खासा प्लान उसके ही लोगों ने बिगाड़ दिया। जो जोश में सीधे मराठों पर हमला बोल दिया गया, बिना दिमाग बिना रणनीति। उधर बाजीराव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर्फ 500 घुड़सवारों को आगे बढ़ाया। अमीर हसन ने सोचा ये ही मराठे हैं, बस 500, और यहीं वो बाजीराव की चाल में फंस गया। मराठे पीछे हटते गए, मुगल आगे बढ़ते गए, और जब मुगलों की पूरी टुकड़ी बाजीराव की पहुंच में आ गई तो अचानक बाजीराव की पूरी सेना ने घेर कर अमीर हसन को पकड़ लिया। बस ये गिरफ्तारी दिल्ली के टूटने की शुरुआत थी। मोहम्मद शाह सरेंडर को तैयार हो गया, लेकिन बाजीराव ने दिल्ली को लूटा नहीं। 3 दिन तक कंट्रोल में रखा और फिर अजमेर की ओर बढ़ गए, क्योंकि बाजीराव का मिशन लूट नहीं, सत्ता का संतुलन बदलना था। उधर दिल्ली में अपमान से तिलमिलाया मोहम्मद शाह दक्कन के निज़ाम को बुलाने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि उसे बाजीराव की शक्ति का अंदाजा हो चुका था। 1737 में निज़ाम जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी खूब आवभगत हुई। बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें तख्त से उतरकर उनका स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और सल्तनत की सबसे ऊंची उपाधि आसफ जाह के नाम से नवाजा। लेकिन यह सब कुछ एक खास साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली की हार से तिलमिलाए मोहम्मद शाह ने निज़ाम से कहा जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दें। यहाँ तक कि मोहम्मद शाह ने निज़ाम के बेटे गाजा-उद-दीन खान को गुजरात और मालवा का अगला सूबेदार बनाने का वादा किया। इस लालच को लेकर निज़ाम ने मालवा की ओर बढ़ना शुरू किया। पेशवा इस वक्त में पुर्तगालियों से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उनको निज़ाम की खबर मिली, उन्होंने भी 80,000 की सेना को तैयार किया और उनसे भिड़ने चल दिए। दिसंबर 1737 के महीने में भोपाल में दोनों का आमना सामना हुआ। निज़ाम ने शहर पर कब्जा किया और मराठों के आने का वेट करने लगे। इस हालात में मराठों को एक फायदा मिल गया। उन्होंने पूरे भोपाल शहर को घेर लिया। इससे रसद का रास्ता बंद हो गया, खाने पीने की कमी हो गई और आखिर में जंग लड़नी पड़ी। निज़ाम अकेले नहीं थे, सवाई जय सिंह की सेना भी उनके साथ थी। मराठों और निज़ाम की लड़ाई इतनी भयानक हुई कि आखिर में निज़ाम को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। फिर निज़ाम की मदद के लिए शहादत खान का बेटा सफदरगंज भोपाल की ओर बढ़ा। बाजीराव ने उसे भोपाल से पहले ही रोक लिया। इस तरह निज़ाम मजबूर था। पेशवा ने निज़ाम की सेना के छक्के छुड़ा दिए। निज़ाम ने भोपाल से पीछे हटने की सोची, लेकिन मराठों ने उन्हें जकड़ रखा था। निज़ाम को आखिर में संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर 7 जनवरी 1739 को दोराहा की संधि हुई, जिसके बाद मालवा की जागीर के साथ साथ नर्मदा और चंबल के बीच एक बड़े इलाके पर भी पेशवा का कब्जा हो गया। और यही वजह है कि 2 बड़ी ताकतों को धूल चटाने वाले बाजीराव को मराठों के सबसे महान पेशवाओं में माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले रविवार रात 9 बजे मिलेंगे बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी लेकर। तो बने रहें पब्लिक वाणी के साथ। और सबसे जरूरी बात, आपको हमारा किस्से कहानी का ये शो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।